नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार देंगे आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका फाइनल टेस्ट 2 देख रहे थे, जो एक फुल लेंथ टेस्ट है। 60 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक देखेंगे। और एक बात और मैं बता दूं, आज जो है आपका फर्स्ट ग्रेड का पीटीआई का जीके का पेपर है। फर्स्ट ग्रेड जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो है आपका जीके का पेपर है। और ये जो जीके का पेपर है 12 बजे खत्म होगा। ये पूरा सेकंड ग्रेड का जो आपका सिलेबस और पैटर्न है ना, उसके बेस पर बनेगा आज। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पेपर आगे बन सकते हैं। हालांकि जो है पीटीआई का पेपर थोड़ा इजी बनेगा और आगे जो पेपर बनेंगे वो उतने इजी नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन इसका जो जीके का जो सिलेबस और पैटर्न है वो पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड का सिलेबस कॉपी किया हुआ है। तो आज 12 बजे के आसपास वो पेपर अपने पास आ जाएगा। उसके बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे जीवा स्टडी पर। सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आज का पहला क्वेश्चन। खिड़कियां जालिम शाही और तख्त शाही का संबंध है, किससे है? तो ये सारी की सारी क्या है आपकी पगड़ियां हैं। क्या है? पगड़ियां। इनके अलावा और मैं बता दूं आपको, एक तो होगी खिड़कियां जालिम शाही, तख्त शाही, खंजर शाही। कौन सी? खंजर शाही। इसके अलावा अगर और बात करें अपन तो विजय शाही, ठीक है। फिर और बात करें अपन शाहजहानी। ये सारी पगड़ियों के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। अटपटी, अटपटी भी पगड़ी का ही एक प्रकार है। इसके अलावा अगर और बात अपन करें तो शिवशाही। क्या? शिवशाही। और बात करें तो खंगा। ये सारी पगड़ियां हैं। एक आपने नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा फेमस है जोधपुरी सापा। एक मिनट, कौन सा? जोधपुरी साफा। अब जोधपुरी जो साफा आपका, ये महाराजा जसवंत सिंह जो द्वितीय हैं, जसवंत सिंह द्वितीय, इनके काल में प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने ही इसको प्रसिद्ध किया था। तो ये भी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो पगड़ियों के प्रकार जोधपुरी साफा के बारे में ध्यान में रख लेना। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने जो है इसको फेमस किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन पर जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको भी ज्वाइन कर लें। अभी जो है 25 स्टूडेंट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट से, और ये लिस्ट अभी कंटिन्यू चल रही है। आप भी जरूर जुड़े वहां पर और क्लासेज को जरूर सपोर्ट करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहला कि ये गायन शैली राजस्थान के पूर्वी जिलों में प्रचलित है। इन तीनों कथनों से अपने को गायन शैली का पता लगाना है। तो ये गायन शैली राजस्थान के पूर्वी जिलों में है, मतलब पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। इसमें राग रागनियों से निबद्ध प्राचीन कवियों की पदावलियां सामूहिक रूप से गाई जाती है, ठीक है। कैसे रूप से? सामूहिक रूप से। द्विताल, दादर तथा धमार इसकी गायकी के प्रकार हैं। गायकी के प्रकार देखो, द्विताल, दादर और धमार। अब इससे पता लगाना है कि कौन सी ये गायन शैली है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले मांगणियार ये हो नहीं सकती, लंगा नहीं हो सकती, हवेली नहीं हो सकती। तो बच गया कौन? तालबंदी गायन। कौन सा बच गया? तालबंदी गायन। कारण अभी बता देता हूं। तो एक अपने को क्या ध्यान रखना है तालबंदी गायन के बारे में? एक ध्यान ये रखना है कि इसके जो है गायकी के प्रकार द्विताल, दादर और धमार हैं। सामूहिक रूप से गाई जाती है प्राचीन कवियों की पदावलियां और पूर्वी जिलों में प्रचलित है। अब जो एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मांगणियार गायन शैली की। ये पश्चिम राजस्थान में है, पश्चिम राजस्थान में, ठीक है। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में आते हैं वो आते हैं कमाइचा प्लस खड़ताल। कमाइचा प्लस खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, जो मांगणियार गायन शैली है इसमें क्या होते हैं? 6 राग होती है और 36 रागनियां होती है। 6 राग और 36 रागनियां। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी कमाइचा और खड़ताल क्या इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। लंगा गायन शैली की अगर अपन बात करें तो सेम यही पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें, पश्चिमी राजस्थान और खास करके जो है ये बाड़मेर में जो इसका मुख्य केंद्र है वो कौन है? बाड़मेर है। अब जो आपको ध्यान देना है कि इसमें जो वाद्य यंत्र है वो एक तो कमाइचा भी इसमें है, एक मिनट, एक तो कमाइचा हो गया और इसमें क्या है? सारंगी। कौन? सारंगी। और जो लंगा गायन शैली है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से जो है? एक तो सारंगिया लंगा, और सारंगिया जो लंगा आपका ये सारंगी से संबंधित है। सारंगी इनका मुख्य वाद्य यंत्र है। दूसरा जो है वो है शहनाइया लंगा।
शहनाइयाँ लंगा, ठीक है। और ये जो है शहनाई से संबंधित है, किससे? शहनाई से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और हवेली गायन शैली, हवेली मतलब बंद हवेलियों में होती थी औरंगजेब के समय, क्योंकि औरंगजेब जो है क्या था, एक कट्टर शासक था, जिसकी वजह से जो है उससे छुपाने के लिए बंद हवेलियों में जो गायन शैली विकसित हुई उसको हवेली गायन शैली कहते हैं। और ये जो है नाथ द्वारा राज संबंध की सबसे ज्यादा है। श्रीनाथ जी का मंदिर जो है नाथ द्वारा राज संबंध, ये इसका प्रमुख केंद्र रहा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, नाभादास, प्रियादास और अनंतदास ने किस संत की अलौकिक शक्तियों का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है? नाभादास, प्रियादास और अनंतदास ने किस संत की अलौकिक शक्तियों का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संत धन्ना। अब संत धन्ना के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत। एक तो ये चीज आपने को ध्यान रखनी है, धन्ना की बात कर रहा हूं। फिर सो संत धन्ना है, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1415 ईस्वी में दुवन गांव, और ये दुवन गांव है आपका टोंक जिले में, ठीक है। दूसरी बात ये जो है रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य, ठीक है। फिर बात करते हैं संत पिप्पा की, और संत पिप्पा का जन्म गागरोन में हुआ, गागरोन में, ठीक है। गागरोन में जन्म हुआ। बचपन का नाम प्रताप सिंह था इनके, प्रताप सिंह क्या था इनके बचपन का नाम था। इसके अलावा जो है दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के साथ जो है ना, तुगलक के साथ युद्ध किया इन्होंने, इनको परास्त भी किया, साथ युद्ध। और ये संत पीपा भी जो है रामानंद के ही शिष्य हैं, किसके? रामानंद के शिष्य, संत धन्ना के गुरु भाई थे ये, ठीक है। और ये जो है खिंची वंश से संबंधित थे, खिंची वंश के शासक थे गागरोन में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। बेणेश्वर मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। यह मेला 3 नदी, 3 क्रियाकांड और 3 स्थल व 3 देव के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रख लेना, 3 3 3 3 3 नदी, 3 क्रियाकांड, 3 स्थल और 3 देव, बिल्कुल सही बात है। फिर इस मेले का आयोजन माघ महीने की अमावस्या की रात के 2 सप्ताह बाद किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। माघ महीने की अमावस्या के रात जो है उसके 2 सप्ताह बाद किया जाता है। वर्तमान में इस मेले में 2 मेलों का आयोजन होता है, जिसमें प्रथम बेणेश्वर महादेव मेला और दूसरा विष्णु मंदिर निर्माण के बाद शुरू हुआ मेला है। तो ये भी सही है। तो बेणेश्वर के बारे में ये तीनों चीजें आपको वापस याद रखनी है। तीनों की तीनों क्या है इसमें सही है। कोई अगर गलती हो जाए तो आप जरूर बता देना, क्योंकि कई बार क्या होता है ध्यान नहीं रहता और कुछ गलती हो जाती है छोटी मोटी। फिर बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहला, विलियम बेंटिंग ने इसे देवताओं, परियों और फरिश्तों से निर्मित बताया। तो ये गलत है। विलियम बेंटिंग ने नहीं बताया था। किसने बताया था? ये बताया था रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या बताया था कि ये जो है देवताओं, परियों और फरिश्तों ने इसका निर्माण किया है। इसे गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है चिड़िया टुक की पहाड़ी पर है। किस पर? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर, चिड़िया टुक की पहाड़ी पर, ठीक है। इसके अलावा अपने को जो थोड़ा सा और ध्यान में रखना है वो ये, पहले आगे बढ़ते हैं। इसका जो निर्माण है मेहरानगढ़ का, ये 1458-59 में किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। राव जोधा ने करवाया। यह चीज अपने को थोड़ी सी क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, कि फूल महल और श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ के भीतर स्थित दर्शनीय स्थल है। बिल्कुल। फूल महल जो है इसका निर्माण किसने करवाया? तो फूल महल का निर्माण करवाया महाराजा अभय सिंह ने। और श्रृंगार चौकी जो है इसका निर्माण करवाया महाराजा तख्त सिंह ने। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो तोप है, तोप कौन कौन सी है इनका नाम याद रख लेना। किलकिला एक है, किलकिला। दूसरी है शंभू बाण, शंभू बाण, ठीक है। शंभू बाण के अलावा गजनी खां, ये जो है यहाँ पर जो तोपें रखी हैं उनके नाम है। फिर है जमजमा, जमजमा, कड़क बिजली, कड़क बिजली और रहस्य कला, रहस्य कला। ये जो है क्या है आपके प्रमुख तोपें जो है आपकी मेहरानगढ़ में रखी हुई है। तो इसमें 2 व 3 सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के मंदिर एकलिंग की वास्तुकला के संदर्भ में जो है कथनों पर विचार कीजिए। एकलिंग जी का मंदिर है आपका कैलाशपुरी में। कहाँ पर है? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में, कैलाशपुरी में है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? तो आपका जो निर्माण है कैलाशपुरी मंदिर का, यह हम कह सकते हैं एकलिंग जी के मंदिर का, वो बप्पा रावल ने करवाया। बप्पा रावल ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण जो है वो महाराणा रायमल ने करवाया। महाराणा रायमल ये कुछ ही समय के लिए शासक बने थे और इन्होंने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो एकलिंग जी मंदिर में पाशुपात संप्रदाय, इसी का दूसरा नाम है लकुलिस संप्रदाय। दोनों एक ही चीज है। पाशुपात और लकुलिस संप्रदाय एक ही चीज है कि अनुयायी पूजा अर्चना करते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है सही बात है। फिर बात करें अपन, इस मंदिर के केंद्र में श्याम पाषाण त्रिमुखी मूर्ति है। यह बात भी बिल्कुल सही है। श्याम पाषाण मतलब काले रंग की त्रिमुखी मूर्ति है। ठीक। इस मंदिर के मंडप के मध्य एक चांदी का नंदिकेश्वर बना हुआ है। तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तीनों के तीनों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मारवाड़ चित्र शैली के संदर्भ में जो है अपने को जो है सत्य कथन का विचार करना है और जो है कौन से सही है। देखो उपयुक्त में से सही कथन बताने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मारवाड़ चित्रकला शैली के बारे में। तो मारवाड़ का जो प्रारंभिक चित्र है, प्रारंभिक जो चित्र आपका वो है, एक मिनट, ओद न्युक्ति, एक मिनट, न्युक्ति वृत्ति, ये क्या है? इसका प्रारंभिक चित्र है। दूसरा, मारवाड़ शैली के प्रारंभिक विकास पर मुगल कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें बादामी आंखें और ऊंची पगड़ियों का चित्रण है। और मुगल जो प्रभाव है, मुगल कला का प्रभाव जो है किसके काल में आया? जो है मोटा राजा उदय सिंह के। किसके? मोटा राजा उदय सिंह के काल में। मोटा राजा उदय सिंह के काल में इस पर जो है मुगल कला का जो है प्रभाव देखने को मिला। बिल्कुल सही बात है। इस शैली में लोक जीवन की घटनाओं का अभाव है और ये केवल राज दरबार तक सीमित रही है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो है बाहर की जो है लोक जीवन से भी संबंधित है। 18वीं शताब्दी के चित्रों में यहाँ आम जनजीवन जैसे नाई, भिस्ती, लकड़ आदि का चित्रण भी मिलता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 व 3 जो है 2 सही है। दूसरा क्या है? गलत है। दूसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि जो है मोटा राजा उदय सिंह के काल में तो यहाँ पर मुगल कला का प्रभाव मिला। और जो आपके जसवंत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, इनका काल जो है मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल है। तीसरी बात जो अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि मान सिंह, महाराजा मान सिंह जो थे, मान सिंह के काल में यहाँ पर नाथ संप्रदाय का चित्रण ज्यादा हुआ था। नाथ संप्रदाय का चित्रण। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और वैसे जो है मालदेव जो है, राव मालदेव जो है इनके काल में जो है ये जो है प्रारंभ मान सकते हैं। मतलब इससे पहले इतनी नहीं थी। वास्तविक प्रारंभ जो है यहाँ से ही माना जाता है। वास्तविक प्रारंभ मालदेव के काल में माना जाता है। मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल प्रभाव, जसवंत सिंह के काल में जो स्वर्ण काल कहा जाता है इसको, और मान सिंह का जो काल है वो नाथ संप्रदाय का काल माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से गोडवाड़ी वाली रचना है। गोडवाड़ी बोली की रचना तो बिसल देव रासो जो नरपति नालय द्वारा रचित है, नरपति नालय है। राज विनोद जो है वो किसकी है? तो ये सदाशिव भट्ट की है। सदाशिव भट्ट। और सदाशिव भट्ट जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी इसको। ठीक है। जाचिक जीवन इन्हीं की रचना है। बिहार सतसई जो है कवि बिहारी की रचना है। कवि बिहारी की, ये आमेर से संबंधित थे। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है, बिसलदेव रासो जो है गोडवाड़ी भाषा में या बोली में लिखी गई है। फिर निम्नलिखित साहित्यिक रचना और जो है साहित्यकार में सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। अणबांचा आखर रघुराज हाड़ा की है, बिल्कुल सही है। भंवर मारा सोनेरो गलपटियो और जगह है गजानन वर्मा को है। अड़वो खेत रुखाड़े आबी गजानन वर्मा की है। आबी की है गजानन वर्मा की है। तो आगे होगी आपने गलत होगी क्योंकि सुमेलित नहीं पूछी है। हंसतोड़ा होटारो साच आ है आईदान सिंह भाटी की। तो यहाँ पर असुमेलित जो पूछा है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अड़वो खेत रुखाड़े जो की है गजानंद वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। श्रावण माह में मुख्यतः राजस्थान की स्त्रियां जो है लहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। लहरिया बांध की
ओढ़नी। दोनों ओर एक दूसरे को काटती धारियां युक्त लहरिया राजशाही लहरिया कहलाता। तो ये गलत है। जब जो है ना धारियां ऐसे दोनों तरफ से काटती है ना ऐसे करके, तो इसको क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। लहरिया नहीं कहते इसको कहते हैं मोठड़ा। तो ये गलत हो गया आपका, तो केवल ए सत्य है इसमें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। वापस मैं बता दूं आपको, ये जो 71 नंबर क्वेश्चन से लेकर जो आपके 80 नंबर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो है इंडियन इकोनॉमी से आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ एक बात मैं आपको ये और क्लियर कर दूं कि आज जो पेपर होने वाला है सेकंड ग्रेड लेवल का, सेकंड ग्रेड एग्जाम पैटर्न पर फर्स्ट ग्रेड पीटीआई का, उसमें अपने को ये पता चल जाएगा कि आंकड़े दिसंबर 2025 तक के पूछ रहे हैं या मार्च 2026 तक के। अब देखो, वित्त वर्ष 2016 से 2025 यानी 10 साल की बात हो रही है। मैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर 4.45% है, जो पिछले दशक की तुलना में उच्चतम है। बिल्कुल सही बात है। पिछली जो दशकीय वृद्धि है वो 4.45 है, और जो पिछले 5 वर्षों की वृद्धि है, 5 वर्षों की वृद्धि ये है आपकी 4.4%। ठीक है। और जो आपकी 2024-25 वित्त वर्ष है, इसकी जो वृद्धि है आपकी ये है 4.6% है। और जो आपकी 2025-26 जो अभी वर्तमान वित्त वर्ष है, उसकी जो वर्तमानी पिछला दूसरी जो तिमाही थी, दूसरी तिमाही, इसकी जो वृद्धि है वो 3.5% थी ये वृद्धि। तो यहाँ पर ये सही है बिल्कुल। फिर कारण, यह वृद्धि पशुपालन क्षेत्र में 7.1% तथा मत्स्य क्षेत्र में 8.8% वृद्धि के सशक्त प्रदर्शन से प्रेरित थी। ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा जो है तीसरा एक और फसल में जो वृद्धि हुई थी वो 3.5% हुई थी, 3.5%। तो यहाँ पर जो है कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही और दोनों व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। लीड बैंक योजना का संबंध किससे है? सबसे पहले मैं बता दूं, ये आरबीआई द्वारा शुरू की गई थी, और आरबीआई द्वारा ये 1969 में शुरू की गई थी, शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है। और यहाँ पर जो ये किसके लिए है? तो ये आपकी जो है प्राथमिकता वाले कृषक परिवार व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समय पर और लक्षित ऋण उपलब्ध करवाना जो है इसका प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 73। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। सबसे पहले ये योजना 2016 से शुरू हुई थी, ना कि 14-15 से। तो ये गलत है। महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ये याद रख लेना, मध्य प्रदेश पूर्णतः प्रौद्योगिकी आधारित उपज आंकलन को अपनाया है। मध्य प्रदेश ने पूर्णतः प्रौद्योगिकी आधारित उपज आंकलन को अपनाया है। तो ये हो गया गलत। सरकार द्वारा पुनः संरक्षित मौसम आधारित फसल बीमा नामक नई पहल शुरू की गई है। ये भी बिल्कुल सही है। पुनः संरक्षित मौसम आधारित फसल बीमा वर्ष 2024-25 में 4.19 करोड़ किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है, जो 2022-23 की तुलना में 32% अधिक है। तो ये दोनों आंकड़े याद रखना है, सी व डी सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रख लेना, इसमें क्या है, इसमें खरीफ जो फसल है इस पर 2% का क्या है जो है ब्याज दर है, और रबी जो है इस पर जो अनुदान है वो 1.5% है, और बागवानी जो है बागवानी पर 5% है। कितना? 5%। क्वेश्चन नंबर 74। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट हुई थी, 2014 में। और जो आपकी मेक इन इंडिया 2.0 जो आपकी ये कब स्टार्ट हुई? तो ये फरवरी 2021 में शुरू हुई, फरवरी 2021 में। इसका कारण क्या है? इसका जो मतलब उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका भारत को वैश्विक विनिर्माण स्थल के रूप में प्रोन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 75। जून 2026 में, ये कुछ ज़्यादा ही लेटेस्ट पूछ लिया इन्होंने, हालांकि मेरे को नहीं लगता जून की कोई भी चीज़ आएगी। जून 2026 में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। नए सूचकांक में इसका आधार वर्ष 2022-23 है। बिल्कुल। पहले कितना था? 2011-12 था आधार वर्ष, चेंज करके कितना कर दिया? 2022-23। क्वेश्चन आपके आ जाए तो 11-12 ही याद रखना है। जून का मेरे को नहीं लगता पूछेंगे, फिर भी बाई चांस आ जाए तो 2022-23 कर दिया है 11-12 से। नई सीरीज में नए उपक्षेत्र जलापूर्ति, सीवरेज व अपशिष्ट प्रबंधन को सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है 1042 उत्पादों और 463 आइटम ग्रुप को रखा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है विनिर्माण क्षेत्र का, इसमें जो है 54% भारांश ना होकर कितने प्रतिशत भारांश है? 76%। तो यहाँ ये क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सिंगापुर।
ठीक है। फिर आता है मॉरिशस 2 नंबर पर, मॉरिशस। 3 नंबर पर कौन आता है? 3 नंबर पर आता है USA और 4 नंबर पर आता है जापान। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो यहाँ सिंगापुर उत्तर हो जाएगा। इधर सेवा उपक्षेत्र है, इधर भारत की GDP में हिस्सा है। सबसे पहले लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं 14.3% योगदान देती है। वित्तीय, रियल एस्टेट एवं पेशेवर सेवाएं 24.3 देती है। व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, संचार व संबंधित क्षेत्र 15% देता है। सामने के सामने लिखे हुए याद कर लेना, नोट कर लेना। तो उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा सीधा का सीधा। क्वेश्चन नंबर 78 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन, सम्मेलन और 2026 में आयोजन। ब्रिक्स जो सम्मेलन है इसका आयोजन भारत में किया गया था 2026 का। संघाई सहयोग संगठन का जो है किर्गिस्तान में किया गया। ठीक है, कलर चेंज। G20 जो 20 आपका G20 का जो है, एक मिनट, G20 का जो आपका आयोजन किया गया वो किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इंडियन ओशियन संवाद इसका किया गया श्रीलंका में। कहाँ किया गया? श्रीलंका में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये इंडियन ओशियन है ना, ये भी भारतीय होगा। ठीक है। G20 संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, एक मिनट, G20 संयुक्त राज्य अमेरिका USA में। और जो आपका इंडियन ओशियन जो संवाद है ना, आपका इंडियन ओशियन संवाद, ये भी भारत में ही किया गया। ठीक है। ये तो आपका नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। और ये ब्रिक्स जो है ना, ये होगा उड़ीसा में हो गया, ये उड़ीसा। ठीक है, श्रीलंका नहीं होगा, कलाम ने थोड़ा सा गलत बता रखा है ये। फिर जो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? A का दूसरा और D का दूसरा, 2 में दूसरा हो रहा है, A का दूसरा और D का दूसरा। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 13 फरवरी 2025 को हुए भारत अमेरिका के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रख लेना, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। कब तक? 2030 तक। कितना? 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में गुटनिरपेक्षता के तत्व हैं। गुटों से पृथक रहना, बिल्कुल। शीत युद्ध में भाग न लेना, बिल्कुल। शीत युद्ध क्या है? अमेरिका और जो है रूस के बीच में उस समय USSR हुआ करता था 1990 से पहले, उसके बीच में होता था, उसमें भाग नहीं लेना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख तत्व था। और विदेशी मामलों में तटस्थ रहना जो है ये भी था। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये अपने जो है क्वेश्चन नंबर 80 तक हो चुके हैं। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक देखेंगे। और दूसरी बात कि आज जो पेपर होने वाला है PTI का, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। और नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाकर जरूर ज्वाइन करें। 25 स्टूडेंट उसमें सेलेक्टेड है अभी सेकंड ग्रेड के जितने रिजल्ट आए उनमें, और ये आंकड़ा और बढ़ेगा और आप भी उनमें शामिल होंगे जल्द। तो आप जल्दी से जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।